हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने व्याधि की परिभाषा और व्याधि के घटक के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे व्याधि का नामकरण। आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस में व्याधि कोई भी डिजीज है उसका नामकरण कैसे किया गया है, कौन सी डिजीज को उक्त कौन सी को अनुक्त बोला गया है, वो सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो पोर्शन है वो आयुर्वेद का है, तो हम यहाँ आयुर्वेद की ज़्यादा बात करेंगे। मॉडर्न साइंस में हम केवल इतना ही देखेंगे कि किसके अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किया गया है। बाकी तो आप सभी को आयुर्वेद पर भी फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्याधि नामकरण सिद्धांत। अब इसमें जैसे कि हमको बहुत इजीली पता है कि ये व्याधि कुष्ठ है, ये प्रमेय है, ये राजक्षमा है, गृहिणी, अतिसार, हम सभी को ऐसे बोल देते हैं। तो कैसे? क्योंकि पहले से ही सब फिक्स कर दिया गया है कि ये निदान होंगे, ये पूर्व रूप होंगे और ये लक्षण होंगे, तो हम इस व्याधि को इस नाम से जानेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो बस वही है व्याधि नामकरण कि कैसे कौन किस संहिताओं में कैसे इसको रखा गया है, किस आधार पर नामकरण किया गया है, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। व्याधि नामकरण से व्याधि के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हमें व्याधि का नाम पता है, हमें व्याधि का स्वरूप पता है, तो हम उस व्याधि को नाम दे देते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट आता है, वो आके हमें अपने सिम्टम सुनाता है, वो तो नाम लेके नहीं आएगा कि मुझे ये डिजीज़ है। फाइंड आउट तो हमें करना होता है कि उसको कौन सी डिजीज़ है। तो वो हमें अपने सिम्टम बताएगा, यानी कि वो स्वरूप बता रहा है कि मेरे को डिजीज़ है, वो इस स्वरूप वाली है। उस स्वरूप के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसका नामकरण। यानी कि अगर हमने अपनी संहिताओं को पढ़ रखा है, अपन जो व्याधियां बताई गई हैं उनके हमें स्वरूप पता है, उनके हमें लक्षण पता है, तो हम इजीली नामकरण कर सकते हैं और हम उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो ये तो रहती है आयुर्वेद की बात। अब मॉडर्न में ये जो नोमेनक्लेचर है या जो क्लासिफिकेशन है वो किसके तहत किया गया है, तो ये आपको फुल फॉर्म 2 नंबर में पूछी जाती है। आईसीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार एग्जाम में 2 नंबर में। आईसीडी क्या है? आईसीडी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इसके तहत क्या किया जाता है, जो मॉडर्न साइंस वाले हैं, जो एलोपैथी वाले हैं, वो अपनी सारी डिजीज का क्लासिफिकेशन किसके अंतर्गत करते हैं? आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो आपको आप सभी को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो मॉडर्न साइंस वाले हैं वो आईसीडी के तहत अपना क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन बोल दो या नोमेनक्लेचर बोल दो, वो उनका डिजीज का करते हैं। आगे आईसीडी के अंतर्गत सभी चिकित्सक विधियां। अब ये आईसीडी के तहत बोल तो दिया कि वो उनका नोमेनक्लेचर और डिजीज का क्लासिफिकेशन आईसीडी के तहत करते हैं। तो उस आईसीडी में उस डिजीज की कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया जाता है। जैसे कि कोई डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें कौन सी सर्जरी, कौन सी हार्ट डिजीज़ में कौन सी सर्जरी करनी है, सारी सर्जरी के बारे में। कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हमें उसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या करवानी है, टाइफाइड का है तो विडाल करवाना है, ऐसे ऐसे जो भी लेबोरेटरी उसकी फाउंडिंग है, उन सबको सीरियल नंबर वाइज बताया गया है कि पेशेंट है, अगर उसकी डिजीज़ सीवियर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेबोरेटरी फाइंडिंग की, पहले आप ट्रीटमेंट देखे देखो। अगर सीवियर हो रही है, वो आपके पास बहुत लेट आया है, आने में उसने डिले किया है, तो आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी टेस्ट कराने पड़ेंगे उस डिजीज़ को प्रॉपर फाइंड आउट करने के लिए। तो आईसीडी में जो भी कोई डिजीज़ है, पर्टिकुलर एक कोई भी डिजीज़, डायबिटीज़ ले लो या कोई भी, तो उसमें हमको कैसे अपना जो डिजीज़ को फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा कि पहले हमें सिम्टम सुनना है, फिर उसको कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट करवाने हैं तब, और उनके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, उस बेस पे हम उसका नाम डिसाइड करेंगे कि ये डिजीज़, इस पेशेंट को ये डिजीज़ है। तो आईसीडी के अंतर्गत सभी चिकित्सक विधियां, जैसे कि शल्यकर्म, पूरे सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स, प्रयोगशाला परीक्षण, जो भी लेबोरेटरी फाइंडिंग है, उनको क्रमबद्ध यानी कि सीरियल नंबर वाइज बताया गया है कौन सी डिजीज में पहले हमको क्या करवाना है। इस प्रकार की पद्धति का अब सच बात है, ये हमारे आयुर्वेद का सच है कि ये मॉडर्न साइंस ने सब बहुत एकदम क्लीनली सब अच्छे से उन्होंने
बना रखा है कि इस डिजीज़ में हमें ये करना है, लेकिन अपने पास इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि हम एक ही डिजीज़ में कई सारे, जैसे कोई भी एक डिजीज़ है उसमें हम कई सारे लक्षण बता देते हैं, या फिर कई बार तो ये होता है, जैसे हम चरक और सुश्रुत की बात करें या बागवट को ले लें, वो एक ही लक्षण वाली व्याधि के दो अलग अलग नाम बता देते हैं। तो क्यों है ऐसा अपने आयुर्वेद में? वही लाइन लिखी हुई है, क्योंकि जिसका मुख्य कारण है कि आयुर्वेद के अंतर्गत वर्णित किसी एक व्याधि के संदर्भ में सभी जो जो अभी तक जितने भी आचार्य हैं अपने, उनका एक मत नहीं है। वो कोई आचार्य कुछ कह देता है उसके बारे में, कोई आचार्य कुछ कह देता है। जैसे कि अपने आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट तीन दोष बताते हैं, वात पित्त कफ, जबकि आचार्य सुश्रुत रक्त को भी चौथा दोष मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जो भी अपने आयुर्वेद के अंतर्गत सारे आचार्य हैं, उन सभी का ही एक मत नहीं है किसी भी एक व्याधि को लेके या किसी भी एक टॉपिक के लेके, सबका एक मत नहीं है। वो अपने अलग अलग मत देते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर आप लोग डीजी पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने रस के बारे में भी सुना होगा। कई आचार्य बोलते हैं कि रस एक होता है, कई बोलते हैं दो होता है, और तब जाके बहुत लास्ट में फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं, रस तो 6 होते हैं। एक रस पक्ष खंडन, द्विरस पक्ष खंडन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि अपना सब कुछ फिक्स नहीं है। अपन सारे लोग एक ही बात नहीं बोलते। जैसे कि मैं खुद बोलूँ, मैं कोई भी चीज़ आपको समझा रही हूँ, मेरा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आप किसी और से पूछो तो उसका अलग हो सकता है। सबका पैटर्न अलग अलग है, सब अपनी अपनी राय बनाते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस में ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई भी एक चीज़ फिक्स कर दी कि इस व्याधि को लेके, इस व्याधि का क्लासिफिकेशन या इस व्याधि का नाम, इस व्याधि में टेस्ट अपन ये करवाएंगे, तो उनका पैटर्न वही रहता है, वो अलग अलग नहीं बोलते। इसीलिए अपने आयुर्वेद में ऐसी, जैसे इन लोगों ने आईसीडी बना रखी है, अपने आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। हम अभी तक चरक संहिता, सुश्रुत संहिताओं के आधार पर ही चिकित्सा और व्याधि को फाइंड आउट करते आ रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में रिसर्चेस बहुत कम होती है, ना के बराबर। अब धीरे धीरे हो सकता है डेवलपमेंट स्टार्ट हो, तो जिसके कारण चिकित्सक के अनुसार चिकित्सात्मक पक्ष भी बदल जाता है। कोई भी पेशेंट आता है, जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि पेशेंट ने आके अग्निमांद्य बोला, हो सकता है उस अग्निमांद्य से कोई चिकित्सक है वो गृहिणी की ओर जाए, कोई अतिसार की ओर जाए। तो सब जो जैसा जिसको समझ में आएगा वो उस आधार पर उसका नाम देगा। तो इसीलिए सबके पक्ष क्या है, बदल जाते हैं। जैसे कि हम सभी पांडु को क्या बोलते हैं? हाँ, अब फिक्स कर दिया है कि पांडु का एनीमिया ही बोलना है। पांडु हो रहा है यानी कि ब्लड की कमी हो रही है, हम उसको एनीमिया बोलेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं चरक और सुश्रुत, ये बोल देते हैं कि पांडु का एनीमिया की तरह मान लो। लेकिन और बहुत सारे ग्रंथ जिनको अभी हम पढ़ते भी नहीं है, योग रत्नाकर है, भेल संहिता है, सारंगधर संहिता है, ये सब अगर अपन पढ़ने बैठे तो हमें एक व्याधि के बारे में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में कि पांडु को कुछ आयुर्वेद क्या बोलते हैं, एनीमिया, और कुछ क्या बोल देते हैं, ल्यूकेमिया। कैंसर से कोरिलेट कर दिया, ल्यूकेमिया बता दिया। और कुछ क्या बोल देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन अब हम पांडु को एनीमिया ही मानते हैं। ये पहले लिखा गया है, इसलिए इसमें ये लिखा है। जैसे रूमेटोड आर्थराइटिस, बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आता है क्या है, आमवात है। रूमेटोड आर्थराइटिस हमेशा आमवात ही होगा। लेकिन कई चिकित्सक या कई आचार्य गलत तरीके से समझ के उसको वात रक्त बता देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है और वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। कैंसर को कभी कभी तो एब्सिस बोल दिया, विद्रदी बोल दिया। कैंसर को किसी ने विद्रदी समझा, किसी ने अर्बुद, ये ट्यूमर समझा, जो एक्चुअल में क्या है, ट्यूमर ही है। तो इसीलिए हमारा सब कुछ क्या है, एक जगह समराइज नहीं किया हुआ, क्योंकि हर व्याधि को लेके अपने अलग अलग व्यू हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस में ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस वाले एनीमिया है तो एनीमिया ही बोलेंगे, वो कुछ और नहीं बोलेंगे। हम पाउंडू को एनीमिया, ल्यूकेमिया ये सब कर रहे हैं। हम आमवात को रूमेटोड आर्थराइटिस, वात रक्त को रूमेटोड आर्थराइटिस हम मिक्स कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए रूमेटोड आर्थराइटिस ये गाउट नहीं होगा, उनका मिक्स नहीं होगा। यहाँ अपन मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आधुनिक काल में नवीन व्याधियों का नामकरण व वर्गीकरण आवश्यक है। अगर हमें नई नई डिजीज, जैसे कि अब कोरोना वायरस आया,
उन्होंने उसमें ऐड कर दिया, आईसीडी के अंतर्गत कोरोना को उन्होंने ऐड करके अब अगले जो भी टेक्स्ट बुक आएंगी उसमें कोरोना उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अपने आयुर्वेद में कोरोना कहीं ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम बनाते ही नहीं है। तो आधुनिक काल में नवीन उत्पन्न व्याधियों का नामकरण और वर्गीकरण आवश्यक है। किसके लिए? आयुर्वेद के लिए। इस हेतु आयुर्वेद क्लासिफिकेशन डिजीज एसीडी को विकसित करना चाहिए। जैसे उनका आईसीडी है वैसे ही हमें अपना एसीडी बनाना चाहिए, आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आधुनिक व आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के रोग के निदान के सिद्धांत और चिकित्सा भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सच बात है। हमारी चिकित्सा उनकी चिकित्सा से बिल्कुल अलग होती है। हमारी औषधियाँ उनकी औषधि से अलग होती हैं। हालांकि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे चीज़ें मिक्स हो रही हैं। हम किसी डिजीज़ को फाइंड आउट करते हैं उसके निदान, पूर्व रूप, लक्षण के आधार पर। वो उनका तरीका होता है, पहले वो लेबोरेटरी पहले पेशेंट को सुने, हिस्ट्री टेकिंग करें अच्छे से, और फिर वो उसकी लैब फाइंडिंग्स कराएं। तो हमारा रोग को पहचानने का तरीका और रोग को ट्रीट करने का तरीका मॉडर्न से बिल्कुल डिफर होता है। तो अब जो एसीडी और आईसीडी, यानी कि पेशेंट तो एक ही है। पेशेंट हमारे पास चाहे वो मॉडर्न में जाए चाहे वो अपने पास आए, पेशेंट है, उसको डिजीज है, उसको तो ठीक होने से मतलब है, चाहे तुम आयुर्वेद दे के करो चाहे तुम एलोपैथी दे के करो। तो इसीलिए क्या है, सभी को एक जैसा, सभी को एक व्याधि का एक ही नाम देना चाहिए, इसलिए जिससे कि वो आए और हम उसको पहचान सकें और हम उसे ट्रीट कर सकें। इसीलिए क्या है, आईसीडी और एसीडी जरूरी है। आईसीडी तो ऑलरेडी है और इसीलिए हमें उसकी व्याधि की का नामकरण ढंग से करने के लिए एसीडी को भी विकसित करना चाहिए। कोई भी रोग क्या है, अब अपन आयुर्वेद से क्या बोलते हैं कि षटक्रिया काल है, या निदान पंचक की बात करें तो कोई भी डिजीज होगी वो निदान पंचक यानी कि निदान से लेके संप्राप्ति की ओर जाएगी। या फिर हम ये बोल दें कि दोष जो है वो संचित होकर प्रकुपित होंगे, फिर प्रसर करेंगे, फिर उनमें दोष दूसरी समूर्छना होगी, तब जाके उस व्याधि के लक्षण क्या होंगे, व्यक्त होंगे। तो कोई भी रोग दोष की संचय, प्रकोप तथा प्रसर अवस्थाओं द्वारा ही व्यक्तावस्था तक पहुंचते हैं। ये कौन कहता है? अपना आयुर्वेद कहता है कि षट क्रिया काल के तहत भी क्या होता है, रोग का निर्माण होता है। षट क्रिया काल को हम क्या बोलते हैं? षट क्रिया काल ही एक ऐसी चीज है जिसमें रोग उत्पन्न भी होता है और उसी के दौरान हम रोग को ट्रीट भी कर सकते हैं। षट क्रिया काल में अगर अपन रोग को, जब अपन षट क्रिया काल पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। षट क्रिया काल के तहत अगर अपन को, जैसे उसकी 6 स्टेज है, हमको स्टेज वाइज अगर डिजीज का पता चल जाता है या दोषों के संचय और प्रकोप का पता चल सकता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। षट क्रिया काल, क्रिया यानी कि चिकित्सा, काल के रहते हुए चिकित्सा करना ही क्या है, षट क्रिया काल है। तो हम इन अवस्थाओं के तहत अगर उनकी चिकित्सा कर सकते हैं तो रोग जल्दी ही ठीक हो सकता है। तो ये तो बात थी थोड़ा अलग जाके, बाकी अभी हम इसी टॉपिक पर पढ़ते हैं कि कोई भी रोग दोष की संचय, प्रकोप और प्रसर अवस्थाओं द्वारा ही व्यक्तावस्था तक पहुंचता है। ये बात सबको पता है कि अगर कोई लक्षण व्यक्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पहले क्या हुआ होगा, दोष का संचय हुआ होगा, फिर प्रकोप हुआ होगा, फिर प्रसर हुआ होगा, तब जाके दोष दूसरी समूर्छना हुई होगी और उस व्याधि के लक्षण व्यक्त हुए होंगे। अतः जिन व्याधियों का नामकरण संहिताओं में वर्णित नहीं है, जैसे कि कल भी बताया कि व्याधि बहुत हैं, व्याधि बहुत हैं, हम हर किसी का नाम नहीं लिख सकते या नहीं याद रख सकते, तो हमें उनको किसके आधार पर पहचानना है, हमें पहचानना है कि इस व्याधि में दोष कौन सा है, कौन से दूष्य दूषित हुए हैं, उन्हीं के आधार पर पहचान करके उसकी चिकित्सा करनी है। यही बात अपन ने लास्ट क्लास में की थी और यही बात यहाँ पर लिखी है कि अतः जिन व्याधियों का नामकरण संहिताओं में नहीं है उनके कुपित दोषों, दूषियों और विभिन्न संप्राप्ति घटकों को जानकर रोग का क्या करना चाहिए, निदान यानी कि चिकित्सा करनी चाहिए। अगर हम दोष दूष्य का पता लगा सकते हैं तो भले ही हमें व्याधि का नाम पता है या नहीं, हम उसकी चिकित्सा इजीली कर सकते हैं। अब क्या लिखा है कि जो व्याधि अपने आयुर्वेद में है उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे 3 नाम आएंगे, पहला आएगा उक्त, अगला आएगा अनुक्त व्याधि।
तो सबसे पहले समझना है कि उक्त व्याधि क्या है। अगर क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि संहिता ग्रंथ के आधार पर व्याधि का वर्ण, जो 3 प्रकार की व्याधियां उनका वर्णन कीजिए। तो उक्त व्याधियां क्या होती हैं? उक्त व्याधियां तो वो होती हैं जिनको आयुर्वेद वाले भी सेम बोलते हैं और मॉडर्न वाले भी सेम बोलते हैं। जैसे कि प्रमेय है, प्रमेय को वो डायबिटीज ही बोलते हैं और हम भी प्रमेय को डायबिटीज ही मानते हैं। तो ऐसी व्याधियां जिसको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों, यानी कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों समान माने, उनको क्या बोलते हैं हम? उक्त व्याधि। यानी कि जिनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि अभी एनीमिया को लेके बात चल रही थी, पांडु को लेके बात चल रही थी, कोई एनीमिया बोल रहा है, कोई ल्यूकेमिया बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम बोले, आयुर्वेद भी और मॉडर्न भी। तो वो व्याधि किस में रखी जाएगी? उक्त में। उन व्याधियों का आयुर्वेद नामकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर दोनों सेम मानते हैं तो उनका नामकरण हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ग्रंथों के नामकरण, ग्रंथों में ऑलरेडी उनका नाम है तो हमें अलग से उनका नाम, जैसे कि जो व्याधि पहले टाइम से चलती आ रही हैं उनको मॉडर्न ने भी एज इट इज मान लिया। जैसे कि यहाँ लिखा है, हम ज्वर बोलते हैं, वो फीवर बोलते हैं, दोनों ही सेम है, दोनों ही ये मानते हैं। मॉडर्न भी आयुर्वेद को एज इट इज मानता है कि आयुर्वेद सही बोल रहा है, ज्वर ही फीवर है, फीवर ही ज्वर है। तो उनको कहाँ रख दिया? उक्त में रख दिया। और उनका हमें वापस से जब आयुर्वेद में अगर रिसर्च हो तो उनका हमें नया नाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वही सेम एग्जाम्पल पांडु वाला, पांडु को लेके इतना सारा कंफ्यूजन है, तो अगर रिसर्च होगी तो पांडु को हम देखेंगे कि पांडु को हम एनीमिया बोलेंगे या पांडु को हम ल्यूकेमिया बोलेंगे। अभी तक हम पांडु को एनीमिया समझ के पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ज्वर में ऐसी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में नामकरण होने के कारण वह क्या है? सर्वव्यापक है, सभी उसको एक ही जैसा मानते हैं। इन्हीं को क्या बोल दिया? युक्त व्याधियां। जैसे कि ज्वर को फीवर बोल दिया, हम ज्वर को फीवर बोलते हैं, दोनों ही सेम सिम्टम बताते हैं उसमें। पक्षवद, पैरालाइसिस, हम पक्षवत बोल देते हैं, वो पैरालाइसिस बोल देते हैं, दोनों के लक्षण समान हैं। अब नाम यहाँ पे वो इंग्लिश का दे रहे हैं, हम संस्कृत नाम दे रहे हैं, लेकिन हम समानता किस आधार पर करते हैं? हम लक्षणों के आधार पर समानता करते हैं। जो उनके पैरालाइसिस के लक्षण होते हैं वही हमारे पक्षवत के लक्षण होते हैं, जो उनके फीवर के लक्षण हैं वही हमारे ज्वर के लक्षण हैं। ऐसे ही अर्श को हम अर्श कहते हैं, वो हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो इनका अलग से नामकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको दोनों ही सेम मानते हैं, और जिनको दोनों सेम मानते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उक्त व्याधियां। फिर उसके बाद अल्प उक्त व्याधियां। अल्पयुक्त व्याधियां यानी कि अल्पयुक्त व्याधियां वो होती हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम राजक्षमा बोलते हैं, ठीक है? राजक्षमा क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज। जस्ट एग्जांपल के लिए बात हो रही है, हम कुछ और, आप कुछ और भी समझ सकते हो, ठीक है? राजक्षमा क्या है? रोग समूह, रोग राट आपने अगर कभी सुना होगा, उसके पर्याय बोले जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीज है। हम उस राजक्षमा के अंदर हम क्या बोलते हैं, जब हम उसके लक्षण की बात करते हैं तो हम उस राजक्षमा में प्रतिशय भी बताते हैं, हम कास भी बताते हैं, हम ज्वर भी बताते हैं। यानी कि व्याधि एक है राजक्षमा, लक्षण अलग अलग व्याधि। कास अपने आप में एक अलग व्याधि है, प्रतिशय अपने आप में एक अलग व्याधि है, ज्वर अपने आप में एक अलग व्याधि है, लेकिन हम इन तीनों को क्या बोल रहे हैं? राजक्षमा का लक्षण बोल रहे हैं। अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ये पढ़ रही हूँ। कुछ व्याधियों का लाक्षणिक वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, उन्हें किसी व्याधि की अवस्था विशेष के अंतर्गत वर्णन किया गया है। जैसे मैंने अभी बोला कि ज्वर अलग से एक व्याधि है, लेकिन हम राजक्षमा में क्या बोल रहे हैं? उसका राजक्षमा का लक्षण बता रहे हैं। कास अपने आप में एक अलग व्याधि है, लेकिन हम राजक्षमा में उसे एज अ लक्षण, एज अ सिम्टम डिनोट कर रहे हैं। तो कुछ व्याधियों का लाक्षणिक वर्णन, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था, ठीक है? अब जैसे कि एक व्याधि के अंदर जब लक्षण बताए गए हैं तो उसमें दूसरी व्याधियों को लक्षण के रूप में लिख दिया, वो क्या होती हैं? अल्पयुक्त व्याधियां होती हैं। लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है, मॉडर्न वाले उसका अलग ही नाम देंगे। कुछ व्याधियों का लाक्षणिक वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, उन्हें किसी व्याधि की अवस्था विशेष के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आपको समझ आ गया होगा। परंतु मॉडर्न में उन लक्षणों का व्याधि के रूप में ही नामांकन है, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पयुक्त व्याधि।
वो उसको डिजीज ही बोलेंगे। हम लक्षण बोल देंगे, जैसे कि आगे आप पढ़ोगे निदानार्थ कर व्याधियां, उसके अंदर भी हम इसकी बात करेंगे। तो हम उसको लक्षण बोल सकते हैं, लेकिन है भले ही वो व्याधि, लेकिन हम एक व्याधि के अंतर्गत उसे लक्षण बोल रहे हैं, लेकिन वो एज अ डिजीज ही काउंट करेंगे उसको। जैसे कि गुल्म है, हम गुल्म बोलते हैं, गुल्म के अंदर हम आना अलग व्याधि है, विबंध मलबंध अलग व्याधि है, हम अलग बोल रहे हैं इसको, ठीक, हम एज अ लक्षण मान रहे हैं गुल्म के, लेकिन वो क्या बोलेंगे, इसको फ्लैटुलेंस बोलेंगे, वो क्या इसको बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, वो अलग अलग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, या फिर बोल देंगे गुल्म को क्या बोल देंगे, वो सिस्टिक ग्रोथ बोल देंगे। तो अल्पयुक्त व्याधियां वो हैं जिसमें आयुर्वेद तो क्या बोलता है, एक व्याधि के अंदर और व्याधियों को लक्षण स्वरूप मानता है, लेकिन मॉडर्न सभी का नाम अलग अलग बताता है, वो क्या होती हैं, अल्पयुक्त व्याधियां। इस प्रकार अनेक लक्षणों का व्याधि के रूप में नामकरण करना चाहिए, तो ये भी अपन को चेंज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद अनुक्त व्याधि। अनुक्त व्याधि क्या है, कुछ व्याधि जिनका आयुर्वेद में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, आयुर्वेद में कुछ नहीं बोला उसके बारे में, ठीक है। या फिर हम इन्हीं की बात करें, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, गुलियन बेयर सिंड्रोम, आयुर्वेद कुछ भी नहीं बोलता इनके बारे में। इन बहुत सारी ऐसी डिजीज है, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका आयुर्वेद में कोई भी वर्णन नहीं है, फिर हमें मॉडर्न के पास जाना ही पड़ता है, आयुर्वेद वालों को भी मॉडर्न के पास जाना ही पड़ता है उनको पूरा सा समझने के लिए। हम दोष और दूष्य के आधार पर समझ तो सकते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं बता सकते। तो कुछ व्याधियां जिनका आयुर्वेद में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है, उनको क्या बोल दिया, अनउक्त, जिनका कोई भी अता पता नहीं है, वो क्या हो गई, अनुक्त व्याधियां। तो आचार्य चरक जिन व्याधियों का नामकरण आयुर्वेद में नहीं है, फिर वही बात बोल दी उन्होंने तो, कि नामकरण नहीं है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है कि हमें हर व्याधि का नाम पता हो। आप तो चिकित्सा करो किसके आधार पर, दोष दूष्य और संप्राप्ति घटक के आधार पर उनको पहचानो और उनकी चिकित्सा करो। हर किसी को हर चीज का नाम पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं आचार्य चरक। फिर आगे जब अनुक्त व्याधि आएगी, अनुक्त व्याधि का एक अलग चैप्टर है, इस इसका पूरा एक अलग बड़ा चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि हमें 14-15 कुछ फैक्टर हैं जिसके आधार पर हमें डिजीज का पता करना है। तो यहाँ ये जो है इसका एक अलग चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर या 10 नंबर में। जब इसका चैप्टर आएगा शायद आपके 3rd या 4th चैप्टर की एंडिंग में आएगा अनुक्त व्याधि, तब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये आज एक टॉपिक है आपका व्याधि नामकरण सिद्धांत। इसमें बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता करना है, ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है। आईसीडी की फुल फॉर्म, अगर अपन को आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन करना है तो अपन को किसको डेवलप करना है, एसीडी को डेवलप करना है। और अपने आयुर्वेद में इसका डेवलपमेंट ना के बराबर है, और मॉडर्न वालों का सब कुछ फिक्स है। फिर 3 व्याधियों के नाम दे दिए उन्होंने, उक्त, अल्प अल्प उक्त और अनुक्त। उक्त तो क्या होंगी, जो मॉडर्न और आयुर्वेद में सेम होंगी। अनुक्त क्या, अल्प उक्त क्या होंगी, जिसको मॉडर्न और आयुर्वेद में थोड़ा सा अंतर देखा जाएगा, कि वो तो अलग अलग डिजीज कह देते हैं और अपन उनको लक्षण बोल देते हैं। और अनुक्त क्या होंगी, जिसका अपने आयुर्वेद में बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। तो आपको बस ये थोड़ा नाम ही याद रखने हैं, और इसके अंदर का एक एक लाइन आप याद रखिएगा, बाकी आप इसको इजीली लिख सकते हो। और ये जो मैटर है ये इतना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे है कि आपको बड़ा क्वेश्चन लिख के आना है, इसलिए आपको ये मैटर लिखना पड़ेगा, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी अभी एक पेज और है इसमें। अब फिर रोग के असंख्य, जैसे हमने कल बोला कि व्याधि अपरिसंख्य है, तो अपरिसंख्य हमने किस आधार पर बोला व्याधि को, कि उसमें पेन कैसा हो रहा है, उस व्याधि में बॉडी पे कलर कैसा आ रहा है, उसका समुत्थान, उसका स्थान, उसके निदान क्या है, उस व्याधि का स्थान क्या है, कौन से स्थान पर हो रही है, उस व्याधि की आकृति कैसी होगी, यानी कि कोई ट्यूमर बनेगा तो उस ट्यूमर की आकृति कैसी होगी, कोई गुल्म बनेगा तो उसकी आकृति कैसी होगी, और फिर हम उसका नाम कैसे देंगे, या फिर उसके प्रत्यात्म लक्षण क्या होंगे। तो इन आधार पर बहुत व्याधियां जो होती हैं वो अपरिसंख्य होती हैं या फिर असंख्य होती हैं। जैसे कि कल हमने बोला था कि एक भेद से व्याधि, रुक सामान्य भेद से व्याधि एक प्रकार की होती है। फिर 2 भेद पढ़े थे, साध्य असाध्य, मृदु दारुण, आवा से समुत, पक्वा से समुत। ऐसे ही यहाँ पर बता दिया कि व्याधि
असंख्य भी हो सकती हैं। तो इसमें अपन देखें कि वेदना कैसी प्रकार, किस टाइप की वेदना हो रही है, तो बर्निंग हो रही है उसमें, या सुई चुभोने जैसी पीड़ा हो रही है, या ईचिंग हो रही है। इस आधार पर भी हम व्याधियों का नाम डिसाइड करते हैं। तो इस आधार पर एक रोग के क्या होते हैं, अनेक भेद होते हैं। जैसे शूल है, कैसा पेनिट्रेटिंग है, कैसा शूल हो रहा है, उस आधार पर भी उसके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। वर्ण देखें, अब वर्ण, रक्त पित्त में कैसा वर्ण आ रहा है, प्रमेय में जब पित्तज प्रमेय के भेद पढ़ते हैं तो नीलमेह, मंजिष्ठामेह, लोहितमेह, कालमेह, क्षारमेह, ऐसे करके वर्ण के आधार पर पित्तज प्रमेय को बताया गया है। तो दोष के द्वारा नील, पीत, कृष्ण अनेक वर्ण होने से, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरुण और श्याव वर्ण बोलेंगे तो हम वातज रोग की बात करते हैं। अगर मल्टी कलर की बात करते हैं तो हम पित्तज विकार की बात करते हैं। और अगर अपन श्वेत और पांडु वर्ण की बात करते हैं तो कफज विकार होते हैं। तो वर्ण के आधार पर भी व्याधि कई प्रकार की हो सकती है। जैसे पांडु में पांडु वर्ण हो रहा है बॉडी का, श्वेत्र में बॉडी सफेद हो रही है, श्वेत्र, किलास, कुष्ठ, जिसमें बॉडी कैसी होती है, सफेद होने लग जाती है। रक्त में पूरी बॉडी कैसी होने लगती है, रेडिश होने लगती है। रक्त में किसका टाइप है, लोहित में, पित्तज प्रमेय का टाइप है। नील में जिसमें बॉडी में साइनोसिस होने लगती है। तो इसके वर्ण के आधार पर भी व्याधि बहुत प्रकार की होती हैं। समुत्थान, समुत्थान मतलब निदान, निदान का पर्याय होता है समुत्थान। तो किस निदान बहुत सारे होते हैं, जैसे वायु के भी निदान बहुत होते हैं, तत्र, रुक्ष, लघु, शीत, ये सारे वायु को बढ़ाने, वायु के जो गुण हैं वही उनके निदान होंगे अगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो अगर हम अलग अलग निदान के आधार पर भी देखें तो भी व्याधि रोग, जैसे रुक्ष के कोई भी एक रुक्ष भोजन अगर लगातार कर रहे हो तो उससे ज्वर भी हो सकता है। रुक्ष भोजन के लगातार सेवन से कास भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा वातज ही। तो रुक्ष भोजन से, अकेले रुक्ष भोजन से कई प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। रात्रि जागरण से मानसिक विकार हो सकते हैं, या फिर वातिक व्याधियां हो सकती हैं, क्योंकि रात्रि जागरण से क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वह विभिन्न रसों के अति सेवन के आधार पर एक दोष के भिन्न भिन्न लक्षण। तो ये सारा जो लिखा हुआ है आपको बस मेन हेडिंग याद रखनी है, फिर सब में लिखना यही है कि इसके आधार पर ये व्याधि का कई नाम हो सकते हैं, या इसके आधार पर एक दोष के कई लक्षण हो सकते हैं। जैसे हम स्थान की बात करते हैं, कल भी बोला था आमा से समुक्त या पक्वा से समुक्त। तो आमा से समुक्त होंगे तो सारे वात कफज विकार होंगे, पक्वा से समुक्त होंगे तो सारे पित्त कफज, तो आमाशय समुक्त होंगे, और पक्वाशय समुक्त वातज विकार होंगे। तो दोषों का आमाशय व पक्वाशय व धातुओं में गमन के आधार पर भी व्याधि कई प्रकार की होती हैं। प्लीहोदर, जो उदर के 8 भेद होते हैं उसमें प्लीहोदर, प्लीहोदर को क्या बोलते हैं हम, स्प्लीनोमेगैली से कंपेयर करते हैं। प्लीहोदर, प्लीहा में रक्त की दुष्टि, ठीक है। और योनि व्यापद, योनि व्यापद 30 प्रकार के होते हैं। ये आपके चैप्टर 3rd ईयर में बहुत बड़ा डिटेल में चैप्टर आएगा गायनी के अंदर, योनि व्यापद। योनि व्यापद यानी कि जो भी फीमेल को डिसऑर्डर होते हैं सारे, उनमें उनका नाम भी इसी आधार पर डिसाइड किया गया है कि वो किस पार्ट में जाके विकृति कर रहे हैं, किस पार्ट में जाके दोष अपना स्थान बना रहे हैं। संस्थान, उनकी आकृति क्या होगी, तो आकृति के आधार पर, जैसे गुल्म में क्या बोल देते हैं हम, वायु का गोला है। अर्बुद, जिसमें ग्रंथि बनती हो। गलगंड और गंड माला, किस प्रकार की आकृति, किस प्रकार की शेप वो डिजीज लेगी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जो भी हमें दिखाई दे रही है या फिर हम जिसको इमेज के फॉर्म में देख रहे हैं, तो उस आकृति के आधार पर भी व्याधि के कई भेद किए जा सकते हैं। नाम, जैसे प्रत्यात्म लक्षण की अपन बात करें, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण संताप है। राजक्षमा का प्रत्यात्म लक्षण शोष है। अतिसार का प्रत्यात्म लक्षण द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति क्या है, अतिसार का प्रत्यात्म लक्षण है। गुल्म का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, वायु का पिंड रूप में हो जाना। तो ऐसे ही बहुत सारी व्याधियां हैं जिनको प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर भी उनके कई प्रकार के भेद किए जा सकते हैं। तो आप में इसको इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि वेदना, वर्ण, समुत्थान, संस्थान, स्थान, नाम के आधार पर भी व्याधि के असंख्य भेद होते हैं। अब आप वापस से ज्वाइन कीजिएगा।